बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक डिसऑर्डर है नफ्सियात का, यानी कि एक नफ्सियाती बीमारी है जो कि अमूमन हमें जो रिपोर्ट होती है वो अमूमन एडिक्शन के साथ, यानी कि नशा इस्तेमाल करने वाले अफराद के साथ ही हमें रिपोर्ट होती है। तो मैंने इसके हवाले से आज कुछ नोट्स बनाए हैं और फिर एक कोशिश करूँगा ताकि मैं ये समझा पाऊँ कि इसकी वजह क्या है और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इस डिसऑर्डर का नाम है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी कि एक इंसान की शख्सियत का ऐसा आर्जा जो कि एक हमें हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको डिस्टर्ब करता है। और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर अमूमन आप देखते रहते हों कि बहुत सारी मूवीज़ में भी दिखाते हैं, बहुत सारे नावल्स वगैरह में भी पढ़ते हैं, किताबों में भी लिखा होता है, या फिर जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अमूमन वो उसके ऊपर उन्होंने लिखा होता है BPD, यानी कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की अलामात इनके अंदर आ रही हैं। तो मैंने इनके नोट्स इसलिए लिखे हैं कि ताकि किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश ना रहे, क्योंकि ये एक मालूमाती लेक्चर्स होते हैं और जिनमें से ज़रा सी भी गलती हो जाए और बहुत सारे लोग इनसे हेल्प आउट लेते हैं तो वो गलती ना रहे। इसके अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ और डेफिनेशन के साथ साथ ही इसकी सिम्टम्स भी होंगी, तो सबसे पहले ये है कि शिद्दत आती है इसके अंदर, शदीद किस्म के मूड उतार चढ़ाव होंगे या मूड स्विंग्स होंगे या मूड के अंदर फ्लक्चुएशन होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और गुस्से का इज़हार करेगा इंसान, ठीक है। फिर दूसरा ये कि करीबी ताल्लुकात जो होंगे वो नहीं कायम कर पाएगा, ख़ुसूसन जिसमें अगर हम कहें कि अपनी मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं या अपनी जो भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनको इतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता। इसके अलावा वो अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं रख पाते, इतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, या फिर वो अपनी जो उनकी एजुकेशन है उसको भी मुकम्मल नहीं कर पाते इन मूड फ्लक्चुएशन की वजह से। ऐसा नहीं है कि उनको पढ़ने को दिल नहीं करता, या ऐसा नहीं होता। जब उनको पढ़ाई का टाइम आएगा या उनको पेपर देने का टाइम आएगा तो हो सकता है कि उनका उस टाइम मूड उस पढ़ने के लिए तैयार ना हो या इम्तिहान देने के लिए तैयार ना हो, जिसकी वजह से उनके नताइज बुरे आते हैं और वो उनकी तालीम अधूरी रह जाती है। इसके अलावा अपने जज्बात पर काबू नहीं कर रख पाते, जो भी आया, गुस्सा आया, जैसा भी आया, एकदम से उसको एक्सप्रेस कर दिया और फिर अपनी जो है ना समझ लें कि दूसरे बंदे का एहसास कम हो जाता है ऐसे में, और जो भी आता है वो कह बैठते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से वो जो पहले मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि उनके ताल्लुकात जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कामन है ख़ुदकुशी के ख़यालात आना या सेल्फ़ हार्म करना, और बॉर्डरलाइन के अंदर एक कोपिंग मैकेनिज़्म के तौर पर भी सेल्फ़ हार्म को यूज़ किया जाता है, यानी कि सिगरेट के साथ अपने बाजू पे कुछ लगाना, अपने आप को तकलीफ़ देना या छोटे छोटे कट्स लगाना, ठीक है। और ये जो कट्स लगाने का अमल है ये विड्रॉल के दौरान में भी देखा गया है। एडिक्शन के पेशेंट के अंदर जब उनको विड्रॉल आ रही होती हैं तब भी देखा गया है, तब भी रिपोर्ट हुआ है, हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं इसके ऊपर। और फिर ऐसा है कि ख़ुदकुशी के ख़यालात या फिर उसके ऊपर अमल करना भी एक देखा गया है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के साथ। इसके तौर पर यह है कि आगे कभी कभार, हर केस पे नहीं, कभी कभार पैरानाइड यानी कि शक वाली जो कैफियत उनके अंदर आ जाती है, ठीक है। और ये समझ लें कि हर 5-6 केसेस में से 2-3 के अंदर ये कैफियत आ जाती है जब वो एक्सट्रीम लेवल पर काम कर रहे हों या एक्सट्रीम लेवल पर वो जा रहे हों, ठीक है। तो ऐसे में ये होता है कि जब वो किसी के साथ शक वाली बात करेंगे, ख़ुसूसन जो अपने करीबी रिश्तेदार होते हैं, बहन भाई, बेटा बेटी या बीवी, तो उनके साथ ताल्लुकात ख़राब होने की एक और वजह भी बन जाती है कि भाई आप ऐसा जो है जिसकी कोई वजह नहीं है, कोई पीछे आपके पास कोई रीज़न नहीं है और आप हमारे ऊपर शक क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ हो सकता है। ये किस उम्र में होता है, ठीक है। ये अवाइल जवानी में ही शुरू हो जाता है, ठीक है। और मतलब कि आप समझ लें कि 13-14 साल की उम्र में इसकी अलामात आना शुरू होंगी और 21-22 साल या 20 से 21 साल की उम्र में जो है ये क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये वल्नरेबिलिटी कितनी है, कितना आम है, तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान में इसका डेटा मौजूद नहीं है और अमेरिका के अंदर 1.4% यानी कि 100 में से 1.4 लोग जो हैं इस बीमारी का या इस डिसऑर्डर का सामना करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर क्योंकि
इस तरह से हमारे पास कौमी सतह पर कोई डेटा मौजूद नहीं है। और हमारे पास भी क्लिनिक पर भी अमूमन जो लोग आते हैं वो या तो किसी बीमारी का ही शिकार होते हैं या फिर वो एडिक्शन का शिकार होते हैं। तो जो हमारे पास लोग आते हैं, जनरल जो लोग आते हैं, ठीक है, किसी भी बीमारी के लिए आते हैं, तो उसके अंदर जब हम उनकी ट्रेड्स देखते हैं तो वो 35% आते हैं, यानी कि 100 में से 35% लोग ऐसे हैं जिनको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी का जो है शिकार होते हैं। लेकिन वो लोग जो हमारे पास एडिक्शन के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उनमें 68% यानी कि 100 में से 68 लोग ऐसे हैं जिनको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के अलामात होती हैं या उसका शिकार होते हैं। अच्छा, इसकी वजूहत क्या होती हैं? इसकी वजूहत 70% यानी कि एक अच्छी खासी तादाद जो है वो बचपन में अब्यूज़ हुआ हो, ठीक है, या फिर इस तरह से है कि कोई ट्रॉमेटिक लाइफ गुजरी हुई हो बचपन में, तो फिर जो है उसका 70% लोग जो है इसका शिकार होते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। तो आप यहाँ पर चीज़ें देखें कि ये सारी की सारी आपस में इंटरलिंक्ड हो रही होती हैं। चाइल्ड अब्यूज़ भी है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ भी है, चाइल्ड नेगलेक्ट भी है, ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट्स भी हैं, ठीक है, लाइफ में अनस्टेबिलिटी है, फिर वो बड़े होकर बॉर्डरलाइन की तरफ भी लेके जा रही है, एडिक्शन की तरफ भी लेके जा रही है और पीटीएसडी में भी लेके जा रही है। तो यहाँ पर हम फोकस सिर्फ बॉर्डरलाइन के ऊपर कर रहे हैं, सिर्फ हमारा अभी बॉर्डरलाइन ही रहेगा। फिर इसमें जीनियाती अमल दखल भी है, यानी कि जेनेटिकली कितना है, ठीक है, इसकी कोई परसेंटेज तो अभी मालूम नहीं है, लेकिन एक अमल दरामद हो सकता है, अमल दखल हो सकता है कि जी के एक बंदे के पेरेंट्स में से किसी को हो तो पॉसिबिलिटी है कि उनके बच्चे को भी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के जो है अलामात आएँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि लाजमन ही अगर वालिदैन को हो तो बच्चों को भी होंगी, ऐसा 100% नहीं होता, किसी किसी केस में ये मौजूद हो सकता है। दूसरा, ब्रेन केमिकल्स, अगर दिमाग में कुछ केमिकल्स की तब्दीलियाँ आ गई तो उससे जो है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन सकता है। तो अमूमन एडिक्शन के अंदर अगर हम देखें तो पहले तो इंसान एक नॉर्मल रवैये में होता है, एडिक्शन के बाद उसको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का अगर अलामात आ गई हैं तो इसका मतलब यही होता है कि पहले तो उसका ब्रेन केमिकल ठीक थे, लेकिन एडिक्शन के बाद या कोई भी जो उसने केमिकल यूज़ किए हैं उसके बाद उसके अपने ब्रेन के जो अपने केमिकल्स हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं, जिससे उसकी अलामात में इजाफा हो गया। इसके डायग्नोसिस क्या है, तशखीस क्या है? देखें, इसके लिए कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होता कि मेडिकल टेस्ट देंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट निकल आएंगे। यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि आप जब साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, साइकेट्रिस्ट भी कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपके इंटरव्यूज़ लेंगे, आपकी फैमिलीज़ के इंटरव्यूज़ लेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन रखेंगे, करेंगे ख़ुद, कुछ हो सकता है कुछ टेस्ट वगैरह आपको दें कि भाई इन चेकलिस्टों को आप फिलअप कर लो, कुछ आपसे इंटरव्यूज़ के दौरान ही बहुत सारी चीज़ें लेंगे। हो सकता है कि वो आपके बचपन के बारे में चीज़ों को लें, फिर जवानी के बारे में पूछें, फिर उसके बाद आपके रिलेशनशिप्स इश्यूज़ के बारे में पूछें। तो ये सारे जो इंटरव्यूज़ होते हैं, मल्टीपल इंटरव्यूज़ की सीरीज़ होती हैं, तो इस सब का निचोड़ जो है वो एक डायग्नोसिस की तरफ बनता है या तशखीस की तरफ बनता है। तो उसको देखते हैं कि आया कि ये जो DSM-5 का TR वर्जन है उसके ऊपर ये क्राइटेरिया फिट आ रहा है। तो जब फिट आ रहा होगा तो वहाँ पर फिर ये आपको बताएंगे कि आपको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और किस सेवेरिटी के साथ है और अब आगे इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा। अच्छा, इसके अलावा इसका इलाज क्या होगा? इलाज इसका दो तरह से होता है और या कंबाइंड होता है, समझ लें, साइकोथेरेपी प्लस मेडिकेशन दोनों साथ में चलेंगी तो पेशेंट का शौरी लेवल भी बढ़ेगा, उसकी कंडीशन में भी इम्प्रूवमेंट आएगी और अल्टीमेटली उसकी लाइफ में बेहतरी आएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होगा वो बेहतर होगा और दोनों साथ में चलेंगी। इसमें यह भी होता है कि साइकोथेरेपी कब तक चलेगी और मेडिसिन कब तक चलेगी, तो ये कहना कबल वक्त होता है, ये उस टाइम पे डिसाइड किया जाता है जब क्लाइंट सामने आ जाता है, क्योंकि क्लाइंट के साथ मल्टीपल और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये उसी टाइम पे वही मुआलिज जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि आया कि इनकी मेडिसिन हमने कितना अर्सा जारी रखनी है और जो साइकोथेरेपी है उसके पैरामीटर्स क्या हैं, कहाँ कहाँ पर हमने क्या क्या गोल सेट किए हुए हैं जो कि हमने अचीव करने हैं। तो जो ही गोल अचीव होके साइकोथेरेपी वहीं से टर्मिनेट होना शुरू हो जाती है और जो ही अलामात ख़त्म हो गई तो उसके बाद जो है जो मेडिकेशंस हैं वो भी जो है वो डॉक्टर्स जो है होते हैं उस टाइम पे डिसीजन लेते हैं कि आगे हमने क्या करना है। इसके अलावा क्या पेशेंट को अस्पताल में या हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है?
तो हर पेशेंट के लिए नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात शॉर्ट टर्म के लिए 5-10 दिनों के लिए या 20 दिनों के लिए भी पेशेंट को उसकी अलामात को कंट्रोल करने के लिए, या अगर सुसाइडल थॉट्स जो हैं वो एक्टिव हैं, यानी कि एक्टिव सुसाइडल प्लान के साथ पेशेंट आया है, तो उसको एज अ सेफ्टी मेजर्स लेने के लिए एडमिट करना पड़ सकता है। इसके अलावा इसकी हीलिंग कैसे होती है, या क्या वाकई ही इसका कोई इलाज है भी कि नहीं है, तो ज़ाहिर बात है साइकोथेरेपी प्लस मेडिकेशन के साथ बंदा सेहतयाब होता है, उसके अलामात में कमी आती है। लेकिन अगर किसी बंदे ने इलाज नहीं किया हुआ तो वो कहता है जी मुझे भी तो ऐसा था, तो मैं कैसे ठीक हो गया, तो क्योंकि उम्र बढ़ती है जब, तो बहुत सारी ऐसी अलामात में कमी आना शुरू हो जाती है जो कि हमारे उस वक़्त सामना कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि मूड स्विंग, एंगर इश्यूज़ जो होते हैं अमूमन बेहतरी की तरफ आ रहे होते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसानी जहन की जो बलोगत है वो बढ़ती जाती है, तो वो अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। और तालीम, शऊर, ठीक है, फिर उसके बाद एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंसान को अपने रवैये पे, अपने जो अलामात हैं, अपने मूड स्विंग्स हैं, उनको कंट्रोल करने में मदद फराहम करती है। अच्छा, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ साथ एक और अहम डेटा जो देखने में आया है, तो अगर आप देखें तो मूड डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं इसके साथ, 80 to 96% तक मूड डिसऑर्डर्स के साथ आएंगे। एंजाइटी अगर हम देखें तो 88% एंजाइटी होती है। और अगर आपने कभी एडिक्शन क्लाइंट आपने एक्सपीरियंस किया हो, या अगर आप खुद ने कभी ड्रग एडिक्शन को सफ़र किया हो, तो आपने देखोगा कि बेचैनी या एक एंशियस कैफियत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह यही है कि 88% में ये रिपोर्ट हो रही है, ठीक है। फिर एडिक्शन जो है, सब्सटेंस अब्यूज़ जो है, इंटरनेशनल डेटा के मुताबिक तो ये 64% है, और हमारे पास जो है ये 68% आ रहा है। तो क्योंकि हमारे पास ज़ाहिर बात है कि एडिक्शन के साथ और भी चीज़ें चल रही हैं, तो 1-2% जो होती हैं वो ऊपर नीचे हो सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर भी बहुत इसके साथ लिंक्ड है। तो अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं उदास होता हूँ, मैं परेशान होता हूँ, मैं खाना खाने लग जाता हूँ, या कुछ इस तरह से। तो क्योंकि एक डिसऑर्डर जब साथ में चल रहा होता है तो वो बाकी सारी चीज़ों को भी साथ में डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो इसी तरह से फूड इनटेक जो होती है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। फिर इसी तरह से ADHD जो बच्चे होते हैं, तो वो जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनमें भी 10 से 30% बच्चों में ये पॉसिबिलिटी है कि उनको बॉर्डरलाइन डिसऑर्डर हो सके, और 15% बायपोलर डिसऑर्डर्स भी हो सकता है। बायपोलर डिसऑर्डर डिफरेंट चीज़ है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर डिफरेंट चीज़ है। तो जिस बंदे को ऑलरेडी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, तो 15% चांसेस हैं कि उसको बायपोलर भी साथ में हो सकता है। फिर इसी तरह से सोमेटोफॉर्म हो सकता है, यानी कि उनको इस तरह से भी हो सकता है कि जिस्मानी या फिज़िकल इस तरह की अलामात आएँ जिनका कोई मेडिकल रीज़न नहीं होता, ठीक है। तो ये छोटी सी मेरी एक साइको एजुकेशन की वीडियो थी कि मैं इस चीज़ के बारे में बता सकूं कि बहुत सारे ऐसे हमारे रवैये, हमारे क्लस्टर्स ऑफ ट्रेट्स जो होते हैं, हमारी पर्सनालिटी के अंदर जो चीज़ें बन चुकी होती हैं, वो हमें किसी जो है ज़हनी आर्ज़ा की तरफ लेके जा रहे होते हैं, और जिससे हम एक डायग्नोज केस बन जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को किसी भी अच्छे साइकेट्रिस्ट से, अच्छे साइकोलॉजिस्ट से स्क्रीनिंग करवा लें, अपनी पर्सनालिटी स्क्रीनिंग करवा लें, पर्सनालिटी टेस्टिंग करवा लें, ठीक है। जिसके बाद हमें पता चले कि मेरे अंदर पॉजिटिव ट्रेट्स क्या हैं, मेरे अंदर क्लिनिकल ट्रेट्स क्या हैं जिनको मैंने मैनेज करना है, और मेरी आइंदा ज़िंदगी, चाहे जिसमें मेरी शादी होनी है, मेरे बच्चे होने हैं, मेरे साथ और लोगों की ज़िंदगी जुड़नी है, मैंने नौकरियां करनी है, मैंने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, मैंने पढ़ना है, तो मुझे पता हो कि कहाँ पर मैंने अपने इमोशंस को किस हद तक कंट्रोल करना है। और मैं जितना अपने आप को कंट्रोल करूँगा, अपने बारे में शऊर रखूँगा, अपने बारे में जानूँगा, उतना ज़्यादा मेरी ज़िंदगी बेहतर गुजरेगी। अल्लाह हाफ़िज़।